और जो लास्ट पॉइंट है टोकोनॉमिक्स को एनालाइज करने का वो होता है डिमांड ड्राइवर्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिमांड ड्राइवर्स एक ऐसी चीज़ है, टोकन की प्राइस अगर बढ़ानी है फ्यूचर में या टोकन की प्राइस अगर बढ़ेगी तो इसके पीछे इसका हाथ होगा कि क्या डिमांड उसकी फ्यूचर में बनने वाली है टोकन की। और डिमांड बनने के लिए उसकी डिमांड के ड्राइवर्स होने चाहिए, डिमांड के रीजन्स होने चाहिए, ग्रोथ कैटलिस्ट होने चाहिए। सो हर एक प्रोजेक्ट के कुछ डिमांड ड्राइवर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आगे जाके उसकी टोकन की प्राइस बढ़ सकती है, टोकन की डिमांड बढ़ सकती है। सो डिमांड ड्राइवर्स का पता होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम में क्या चीज़ की ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है, इथेरियम पे स्टेकिंग की एक्टिविटी ज़्यादा चल रही है। इथेरियम पे लिक्विड स्टेकिंग की वजह से स्टेकिंग का काफ़ी राइज हुआ है, लोग काफ़ी स्टेक कर रहे हैं। इथेरियम पे आइगन लेयर आने वाला है, आइगन लेयर की वजह से इथेरियम री स्टेकिंग की वजह से और वहाँ पे स्टेकिंग बढ़ेगी। सो इथेरियम का जो डिमांड ड्राइवर है वो वहाँ पे स्टेकिंग का डिमांड ड्राइवर है। इसके अलावा इथेरियम पे ये हो रहा है कि इथेरियम स्केल हो रहा है, L2s की वजह से स्केल हो रहा है। इथेरियम पे अभी EIP 4844 करके अपडेट आने वाली है, उस पर जो L2 की गैस कॉस्ट है वो और 90% डाउन हो जाएगी। सो वो डिमांड ड्राइवर पता होना चाहिए। सो ये डिमांड ड्राइवर कहाँ से पता चलेगा? ये डिमांड ड्राइवर पता लगाने के लिए आपको उस प्रोजेक्ट की स्टडी करनी होगी, प्रोजेक्ट का के बारे में और पढ़ना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको ये डेटा निकालना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट क्या कर रहा है और उसका प्रोजेक्ट का कहाँ पे यूज़ हो सकता है। कई बार ये डिमांड ड्राइवर्स मार्केट पे भी डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई AI का कॉइन है, सो AI का कॉइन जैसे एग्जांपल के लिए AKT देख लो, आकाश नेटवर्क देख लो। सो आकाश नेटवर्क क्या करता है, उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूटेड GPU नेटवर्क का एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे कोई भी बंदा अपने GPU जो है वो रिसोर्स प्रोवाइड कर सकता है, जिसको भी उस GPU की ज़रूरत है AI के मॉडल रन करने के लिए वो उसको यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे उनका डिमांड कहाँ से आएगा? यहाँ पे उनका डिमांड आएगा कि जितना AI का इवोल्यूशन होगा, जितना आगे जाके चैट GPT का इवोल्यूशन होगा और भी इस टाइप के मॉडल्स आएंगे। ओपन AI का चैट GPT का 4th मॉडल चल रहा है, आगे जाके 5th वर्जन आएगा, 6th वर्जन आएगा। जितना वो इवॉल्व होगा, जितना उसका डिमांड बढ़ेगा, जितने ज़्यादा AI की इंडस्ट्री बढ़ेगी, वहाँ पे GPU की रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। उस केस में आकाश जैसे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे एक डिमांड आगे और आ सकती है। लोग वहाँ से GPU वगैरह बोरो कर सकते हैं, वहाँ पे पे कर सकते हैं, और जो पे करेंगे वो AKT टोकन में करेंगे। सो इस टाइप के डिमांड ड्राइवर्स होने जरूरी है। डिमांड ड्राइवर्स इंडस्ट्री वाइज भी हो सकते हैं, इंडस्ट्री ग्रोथ वाइज भी हो सकते हैं, और उस प्रोजेक्ट के खुद के भी हो सकते हैं। सो वो आपको थोड़ा एनालाइज करना होता है। जैसे आर्बिट्रम की बात करते हैं, उसके क्या डिमांड ड्राइवर्स है। सो आर्बिट्रम जो है वो ऑर्बिट चेन लॉन्च करने वाला है। आर्बिट्रम के अंदर स्टाइलिस करके एक वर्चुअल मशीन लॉन्च करने वाला है। उसकी वजह से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे C हो, C++ हो, रस्ट हो या फिर सॉलिडिटी हो, उस पर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन कर सकते हो और आर्बिट्रम पे चला सकते हो। अल्टीमेटली इस टाइप के जो कैटलिस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं एक ग्रोथ को आगे सपोर्ट करते हैं। सो ये यहाँ पे कहने का मतलब है। तो डिमांड ड्राइवर्स के बारे में और आपको डिटेल में समझना है तो अल्टीमेटली आपको प्रोजेक्ट वाइज प्रोजेक्ट उसको स्टडी करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट के डीप में जाके समझना पड़ेगा। उसके काफ़ी रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। बाइनेंस की रिसर्च रिपोर्ट आती है। वैसे अगर आपको ये पता लगाना है किसी प्रोजेक्ट के बारे में डीप में पता लगाना है तो उसके लिए बाइनेंस की रिसर्च रिपोर्ट आती है, तो वो उस पर जाके आप देख सकते हो। सो बाइनेंस की रिसर्च रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाके आपको कई सारे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं और प्रोजेक्ट के बारे में आप स्टडी कर सकते हो, और उस पर थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि उनका ग्रोथ होगा तो किस वजह से होगा और ग्रोथ का क्या रीज़न हो सकता है। ऑप्टिमिज्म के केस पे डिमांड कहाँ से आएगी? ऑप्टिमिज्म के केस पे OP टोकन है। सो OP टोकन आगे जाके जितने भी ऑप्टिमिज्म के अंदर सुपर चेन कनेक्ट हो गए, सुपर चेन जितने भी आएंगे, चाहे वो बेस हो या फ्यूचर में और भी कई सारे सुपर चेन आ सकते हैं, उनके सबको गवर्न करने वाला जो टोकन होगा वो OP होगा। सो काफ़ी बड़ा एक डिमांड ड्राइवर हो जाएगा, राइट। सो इस टाइप के जो डिमांड ड्राइवर होते हैं उसकी वजह से प्राइस आगे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो उनको आपको थोड़ा स्टडी करना होता है, थोड़ा पता लगाना होता है। मैंने आपको एग्जांपल बता दिए टोकनोमिक्स का, यहाँ पे आपको आइडिया मैंने आपको दे दिया कौन कौन सी चीज़ों को देखना होता है, कौन कौन से पॉइंट आपको नोट डाउन करने होते हैं, कौन से टूल यूज़ करने होते हैं, क्या अप्रोच होती है, क्या एग्जाम्पल होते हैं, सब मैंने आपको बता दिया। बट अल्टीमेटली टोकनोमिक्स में अगर आपको मास्टर करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको असाइनमेंट करने पड़ेंगे, आपको खुद बैठ के 10-12 टोकन्स के टोकोनॉमिक्स के बारे में एनालाइज करना पड़ेगा। उस जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उनके बारे में उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। तब जाके आप यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम के साथ आपको एक वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी और आपकी स्किल सेट बन जाएगी टोकोनॉमिक्स एनालाइज करने की। और टोकोनॉमिक्स एनालाइज करना काफ़ी कम लोगों को आता है। सो ये स्किल सेट काफ़ी हाईली वैल्यूबल स्किल सेट अगर आप इसको बना पाते हो। तो इस सेक्शन में, टोकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में सबसे पहले हम बात की थी वो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या देखना होता है एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन में वेस्टिंग शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वेस्टिंग शेड्यूल में आप ये देखो कि फाउंडर और टीम के पास जो सप्लाई है वो 50% से कम हो
उस केस में वो चीज़ थोड़ी सी काम सही तरीके से कर सकती है। वेस्टिंग शेड्यूल लंबा हो जितना अच्छा है। टीम और फाउंडर इन्वेस्टर की टोकन का वेस्टिंग शेड्यूल 3 से 5 साल का होना चाहिए। इन्फ्लेशन की बात की, सप्लाई इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है उसके हिसाब से डिमांड नहीं बढ़ रही तो वहाँ पे प्राइस थोड़ा सा आगे जाके ग्रो नहीं हो सकती। और यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है जो मैं उस टाइम मेंशन करना भूल गया था कि यहाँ पे अगर सप्लाई इन्फ्लेशन ज़्यादा है, जैसे इस साल ज़्यादा है, सपोज इस साल किसी टोकन का सप्लाई इन्फ्लेशन 20% है, तो वो हर साल कम होना चाहिए, राइट। हर साल अगर कम हो रहा है तब ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में 20% है या फिर 40% या 100% भी क्यों ना हो, बट 100% का अगले साल 40% हो रहा है, फिर 20% हो रहा है, 10% हो रहा है, हर साल अगर इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है वो एक अच्छी मैट्रिक्स हो सकती है। बट हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वहाँ से आपको दूर भागना है। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी टोकन में जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ पे इन्फ्लेशन हर साल कम होना चाहिए, चाहे स्टार्टिंग में वो 100% भी क्यों ना हो, आगे जाके कम होना चाहिए। और 4-5 साल के बाद वो इन्फ्लेशन कंट्रोल होकर एटलीस्ट 5% की रेंज में आना चाहिए, 5% से कम हो जाना चाहिए। अगर वो 5% से कम नहीं हो पा रहा आने वाले 5 साल या 6 साल के आसपास, तब वहाँ पे प्रॉब्लम है। ये चीज़ को आपको देखना है। तो सप्लाई इन्फ्लेशन वाला गेम ऐसा होता है। और ये कम करने के लिए ये लोग कई कई बार बर्निंग करते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो टोकन बर्न करते हैं, ट्रांजेक्शन फीस वगैरह बर्न करते हैं। तो डिफ्लेशन के मैकेनिज्म ये लोग इनबिल्ड करते हैं। जैसे बाइनेंस जो होता है वो क्वार्टरली बर्न करता है बीएनबी की सप्लाई, तो उससे वो इन्फ्लेशन मैनेज हो जाता है। जो बीएनबी जो है वो डिफ्लेशनरी टोकन है बाय द वे। सो सिमिलरली जैसे एक और प्रोजेक्ट है अपोलो एक्स करके, उसका एक टोकन का नाम है एपीएक्स, तो उन्होंने 50-60% के आसपास सप्लाई रिसेंटली बर्न की थी। तो इस टाइप से बर्निंग वाला फंडा भी होता है। या फिर ट्रांजेक्शन फीस जो कलेक्ट करते हैं उससे भी वो बर्न करते हैं। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना काफ़ी जरूरी है। नेक्स्ट हमने बात की थी टोकन यूटिलिटी की। तो टोकन यूटिलिटी मेनली 4 टाइप की मैंने बताई थी। एक तो गवर्नेंस होती है, स्टेकिंग होती है, कोलेटरल पेमेंट होता है, ट्रांजेक्शन फीस एज पेमेंट होता है। तो ये चारों मेन कोर यूटिलिटी है, इसके अलावा और भी होती है, बट जो मेन 4 है वो ये है। मैंने उसके बारे में आपको बताया था, उसके बारे में एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए थे। फोर्थ हमने बात की थी वैल्यू कैप्चर मॉडल्स की। तो वैल्यू कैप्चर मॉडल 7 थे। उसमें एक स्टेक फॉर एक्सेस था जो काफ़ी बड़ा अच्छा वैल्यू कैप्चर मॉडल था। फिर सेकंड बर्न एंड मिंट था, वो भी अच्छा वैल्यू कैप्चर मॉडल था। गवर्नेंस एक काफ़ी कॉमन वैल्यू कैप्चर मॉडल जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा स्टेकिंग वाला बताया। इसके अलावा हमने एक प्रॉफिट शेयरिंग वाला बताया जो भी काफ़ी अच्छा एक वैल्यू कैप्चर मॉडल होता है। इसके अलावा हमने डिस्काउंट वाला बताया। इसके अलावा हाइब्रिड वाला बताया। तो ये सारे वैल्यू कैप्चर मॉडल आपको मैंने एक्सप्लेन किए। उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग वैल्यू कैप्चर मॉडल होता है वो स्टेक फॉर एक्सेस होता है, बर्न एंड मिंट होता है और प्रॉफिट शेयरिंग होता है। और सबसे जो वीक होता है वो गवर्नेंस होता है। इसके बाद हमने बात की बिजनेस मॉडल्स की। तो बिजनेस मॉडल में आपको ये देखना है कि प्रोजेक्ट जो है वो अगर कमा रहा है, अगर वो अर्न कर रहा है, ट्रेडिंग फीस से अर्न कर रहा है या फिर प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू से अर्न कर रहा है, तो वो रेवेन्यू शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो शेयर कर रहा है होल्डर के साथ या जिन्होंने स्टेक किया उनके साथ या लिक्विडिटी जिन्होंने प्रोवाइड किया उनके साथ, तो वो काफ़ी अच्छा मैट्रिक्स है, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव फैक्टर वहाँ पे होता है। अगर नहीं कर रहा तो वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक लूप बन जाता है। और उसके बाद हमने रिसेंटली डिस्कस किया कि डिमांड ड्राइवर्स प्ले इट्स ओन रोल। डिमांड ड्राइवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डिमांड ड्राइवर को ट्रैक करने के लिए आपको प्रोजेक्ट की इंडस्ट्री को समझना पड़ता है। प्रोजेक्ट कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसके हिसाब से इंडस्ट्री का किस टाइप से ग्रोथ हो रहा है और प्रोजेक्ट का उस पर किस टाइप से ग्रोथ हो रहा है, उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि डिमांड ड्राइवर्स क्या है। और डिमांड ड्राइवर्स में एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि डिमांड ड्राइवर्स रोड मैप पे जाके भी आप पता लगा सकते हो। तो जो भी प्रोजेक्ट को आपको ट्रैक करना है उसके आप फ्यूचर रोड मैप पे जाओ। फ्यूचर रोड मैप उनकी वेबसाइट पे मिल जाता है, ट्विटर पे शेयर करते हैं, अब ब्लॉग वगैरह वो शेयर करते हैं। सो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे आपको पता रहनी चाहिए कि जो भी अच्छे प्रोजेक्ट है ना वो ब्लॉग लिखते हैं, राइट। ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग के थ्रू अपडेट देते हैं। हर महीने की मंथली अपडेट आती है कि हमने इस महीने ये किया है और हम फ्यूचर में ये करने वाले हैं। जैसे किसी ने साल जो स्टार्ट हुआ होगा उसमें इस साल के स्टार्ट में एक ब्लॉग लिखा होगा, बोला होगा इस साल हम ये करने वाले हैं। ऐसे सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए, वो लाइडो हो, आर्बिट्रम हो, ऑप्टिमिज्म हो, जो भी टॉप के प्रोजेक्ट है वो ब्लॉग लिखते ही है, अपडेट देते ही है, राइट। सो उनके ब्लॉग वाले सेक्शन में आप जा सकते हो। ब्लॉग की लिंक आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाती है, ऊपर आप देखोगे मेन्यू के साइड पे आपको मिल जाएगी। सो ब्लॉग के अंदर भी फ्यूचर रोड मैप का अपडेट आता रहता है। उससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि फ्यूचर में वो लोग क्या काम करने वाले हैं। उससे आपको आइडिया लग सकता है कि फ्यूचर में ये चीज़ वो लॉन्च करेंगे, उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, राइट। सो फ्यूचर लॉन्च होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं डिमांड में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। ओवरऑल आपको कहीं ना कहीं और स्टडी करना पड़ता है और डीप डाइव करना पड़ता है, प्रोजेक्ट को समझना पड़ता है। जितना आप डीप डाइव करोगे, प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करोगे, उतना आपको पता चल जाएगा। फ्रेमवर्क मैंने आपको बता दिया, क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, कैसे आपको देखनी होती है, वो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल आपको बता दिए। इसके बाद इस अप टू यू कि आप कितना उस पर डीप डाइव करते हो, कितना समझते हो, उसके हिसाब से टाइम के साथ
आप और आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाएगी। आप काफ़ी इजीली अपनी साइड से टोकोनॉमिक्स एनालाइज कर सकते हो और टोकोनॉमिक्स एनालाइज करके कंटेंट भी बना सकते हो, तो लोगों को भी हेल्प कर सकते हो, टोकोनॉमिक्स वगैरह शेयर भी कर सकते हो। सो ये वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ टोकोनॉमिक्स का। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी मज़ा आया होगा ये पूरे वीडियोस देख के, चैप्टर्स देख के। जो भी आपके फीडबैक आप शेयर कर सकते हो। और इसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे फंडामेंटल के बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, तो उसका ही एक पार्ट था टोकोनॉमिक्स। और इसके आगे के जो पार्ट है वो आगे वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नए चैप्टर में जल्दी। मीनवाइल टेक केयर एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू।